हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड का 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, ये सेट 1 का सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, एक एक करके सारा बता दूंगी। तो अगर आपको सारा सॉल्यूशंस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फट से देख सको। ठीक है, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए बता दूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम का रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, यानी कि 2 क्वेश्चन में से एक करना, ऐसा नहीं है, सभी को करना है। और टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस दिया होगा, और सही वाला जो ऑप्शन है उसको आपको चूज़ करना है, चयन करना है। और गलत अगर आप आंसर देते हैं तो उसके लिए कोई मार्क्स वगैरह नहीं काटेगा। समझ गए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आपका सब्जेक्ट है साइंस, और आपको टाइमिंग मिलेगा 1.5 आवर का। ठीक है, 1.5 घंटे का। जैसे कि पहले आप लोग का 3 घंटे का होता था, क्योंकि उसमें लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट सब मिक्स होते थे, तो उसमें उसको मतलब अटेम्प्ट करने में टाइम लगता था 3 घंटे का। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा आप लोग का। ठीक है, एंड फुल मार्क्स होगा आपका 40 मार्क्स का। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में यानी सैलून्स में या फिर पार्लर जो होते हैं वहाँ पर किस तरह के दर्पण का, मिरर का इस्तेमाल होता है। पहला ऑप्शंस दिया हुआ, इसका ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, अवतल दर्पण का। और देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं है कि अवतल आपका सी ऑप्शन में लिखा हो सकता है कि अवतल को उठा के ऑप्शन बी में डाल दे। तो आपको ऑप्शन का नंबर याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको जो करेक्ट आंसर है कि दाढ़ी बनाने में किस तरह का दर्पण का इस्तेमाल होता है, अवतल दर्पण का, इसको याद रखिए। तो आपको ऑप्शन ए में डाले, बी में डाले, चाहे सी या डी में डाले, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको करेक्ट आंसर पता है, तो आंसर कहीं भी रहे आप उसी को टिक मारोगे। ठीक है, चलो। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देखो अगर आप लोग के पास होगा ये मॉडल पेपर का, आप लोग के पास अगर प्रिंट आउट है या फिर आप लोग के पास पीडीएफ है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो मैं आंसर बता रही हूँ। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, क्या संबंध है। ऑप्शन ए है आर बराबर F/2, या फिर फोकस इक्वल्स होता है रेडियस बाई 2, या फिर ऑप्शन सी है आर इक्वल्स एफ, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी जो होता है और वक्रता त्रिज्या जो होता है, यानी फोकल लेंथ एंड रेडियस जो होता है, उसके बीच में संबंध होता है F=R/2, यानी फोकस दूरी जो है वो रेडियस के हाफ होता है। ठीक है, त्रिज्या के आधा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दूसरा का ऑप्शन बी, F=R/2। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर इज, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। ध्यान से सुनिए क्या पूछा है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि जो है वो अपरिवर्तित यानी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए है आवृत्ति, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है तरंग दैर्घ्य, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्ति, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति जो है ये अपरिवर्तित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिए कौन सा दर्पण के बारे में पूछा, अवतल दर्पण के बारे। ठीक है, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ऑप्शन ए है सी, या फिर ऑप्शन बी है एफ, ऑप्शन सी है पी, ऑप्शन डी है सी और एफ के बीच। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो है वो
फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर देखो। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। इसमें यानी कि सीधे सीधे अगर बोला जाए तो ये पूछा है कि कौन सा दर्पण में वस्तु का सीधा सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कौन सा में बनता है? ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल और ऑप्शन डी है समतल तथा उत्तल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समतल। ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण जो होता है उसमें वस्तु का सीधा और बराबर, वस्तु के आकार के सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी समतल। अब देखो 6ठा प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी है 3 या फिर ऑप्शन डी है 4। तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन या परिवर्तन कुछ भी हो, इसके 2 नियम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछा है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे वक्रता त्रिज्या रेडियस दिया हुआ है तो उसका फोकल लेंथ, फोकस दूरी निकालना है। तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला दिया है। देखो R=F/2, तो F इक्वल्स क्या हो जाएगा? F इक्वल्स R/2 हो जाएगा। यानी कि फोकल लेंथ, फोकस दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस/2 रेडियस/2। ठीक है, तो इसमें आप अपना फॉर्मूला बैठाइएगा F इक्वल R/2। तो यहाँ पे दिया हुआ है F बराबर R/2। अगर आप लोग लिखते हैं तो यहाँ पे R कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 50/2 कितना हो जाएगा? 50/2 कितना हो जाएगा? 25 काट देंगे तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। समझे? क्या करना है आपको? एक फॉर्मूला है फोकस का। ठीक है, F बराबर R/2 और यहाँ पे R दिया है आपका 7 नंबर क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर। R/2 यानी 50/2। ठीक है, तो 50/2 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब चलो 7th हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में पूछा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। यानी कि 1 मीटर अगर फोकस दूरी है तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? इसके ऑप्शंस दिए हुए आपको। ऑप्शन ए है -1/d, ऑप्शन बी है 1d या फिर ऑप्शन सी है 2d या फिर ऑप्शन सी है 1.5d। तो देखो इसमें फार्मूला पुट करना होगा, क्योंकि इसका क्षमता निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए फार्मूला होता है P इक्वल्स 1/f। ठीक है, तो इसमें आप लोग फार्मूला रफ में करिएगा, P बराबर 1/f। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे P निकालने बोला है तो P की जगह कुछ नहीं होगा, फिर बराबर की जगह 1/f, यानी कि फोकस दूरी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 1 मीटर फोकस दूरी, तो यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। ठीक है, P इक्वल 1/f मैंने P इक्वल 1 की जगह 1 ही रहेगा, उसके बाद f की जगह 1, तो 1/1 कितना होगा? 1 ही होगा। 1 से 1 काटेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 1d। तो इसका 8 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1d। ठीक है, पावर क्या होगा, क्षमता क्या होगा लेंस का? 1d। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, शून्य होती है या अनंत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होती है। ठीक है, किसी भी उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम किस में होता है? इसका स्पीड। ठीक है, प्रकाश का स्पीड सबसे कम किस में होता है? ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में या ऑप्शन डी है कांच में। तो प्रकाश जो होता है उसका न्यूनतम स्पीड माने मिनिमम स्पीड या वेग उसका न्यूनतम किस में होता है? जल में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी जल में। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? जल में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11,
पूछा है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। 4D, अगर 4D क्षमता है, पावर इसका 4D है, ठीक है, अवतल लेंस का पावर है 4D, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पुट करना होगा फॉर्मूला में, तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि पावर का, इससे पहले भी मैंने आपको बताया, पावर का क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है। P इक्वल्स होता है 1/f। तो P इक्वल्स 1/f में जब हम लोग इसको बैठाएंगे तो P का हम लोग को वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया हुआ है, एंड इक्वल्स 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4 इक्वल्स 1/f। अब इसको हम लोग इसको आप सॉल्व करिएगा तो 1/f इक्वल क्या हो गया, 4/1, ठीक है। उसके बाद इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर 0.25 आएगा मीटर में, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा, 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, गुना करिएगा, तो आपका 25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 12th नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। यहाँ पे भी वही पावर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो एफ सॉल्व करने के लिए आप लोग लिख सकते हैं एफ बराबर 50, ठीक है, 50 दिया हुआ है, तो पी पूछा हुआ है, पी इक्वल्स वॉट। तो यहाँ पे आप लोग फार्मूला में पुट करेंगे अगर कि क्षमता बराबर क्या होता है 1/f, ठीक है, पी इक्वल्स 1/f होता है। तो अगर आप एफ यहाँ पे दिया हुआ है 50, तो पी इक्वल्स 1/50 भी लिख सकते हैं ना, 1/f के जगह 1/50 लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, इसको सॉल्व करके निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1/50 को अगर सॉल्व करिएगा तो मैंने भाग दीजिएगा, डिवाइड करिएगा तो 0.02 आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को ये सेंटीमीटर में, सॉरी इसमें निकालना है, ठीक है, मीटर में, तो 0.02 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.00 यानी 2, ठीक है। पॉइंट के बाद कितना भी ज़ीरो लगा उसका कोई मतलब नहीं है, 2 हो गया, तो 2D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2D किधर है, ऑप्शन डी। तो 12 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब देखो 13th नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। प्रकाश का वेग जो है यानी स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कांच में, ऑप्शन बी दिया है पानी में, ऑप्शन सी दिया है हवा में, या फिर ऑप्शन डी है निर्वात में। तो प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है निर्वात में। किस में होता है, वैक्यूम में, निर्वात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखो 14th नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रक्रम में कौन सी ऊष्मा छिपी है, ठीक है। दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्मा छिपी है, यानी कि देखो यहाँ पे कुछ प्रक्रम्स दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है उत्सर्जन, या फिर ऑप्शन डी है संवहन। और उसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है ऊष्मा छिपी है, ठीक है। तो ऊष्मा छिपी मैंने ऊष्मा निकलता है जिसमें, तो कौन सा होता है, हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, भाप छूटता है ना, ऊष्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन, ऑप्शन ए। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। यानी चिप्स जो होता है वो तो कई कई दिन का होता है, एक्सपायरी डेट उसमें देखिएगा बहुत लंबा लंबा होता है, साल भर, 6 महीना, 3 महीना, हर कंपनी का अपना अलग अलग होता है। तो उसको सही रखने के लिए, मैंने ख़राब ना हो, सड़े ना, उसके लिए उसमें कौन सा गैस डाला जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस डाला होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है संयोजन, ऑप्शन बी है वियोजन, ऑप्शन सी है विस्थापन, या फिर ऑप्शन डी है द्विविस्थापन। तो जंग लगना जो है वो संयोजन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो संयोजन कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए जंग लगना जो है संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 17th नंबर क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, ठीक है। मान लो Zn जिंक एंड ऑक्सीजन प्लस कार्बन दिया है, तो जिंक प्लस कार्बन CO दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका किसका उपचयन हो रहा है, ऑप्शन ए है ZnO, ऑप्शन बी है C, या फिर ऑप्शन
सी है जिंक या ऑप्शन डी है CO। ठीक है, तो किसका उपचयन हो रहा है इसमें? कार्बन का। ठीक है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? ठीक है, तो रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग को एक एक एलिमेंट यानी तत्व को हम लोग को देखना होता है कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में दोनों का सेम सेम है कि नहीं। ठीक है, पावर मान लो कितना है, अगर मान लो कैल्शियम इधर एक साइड में लेफ्ट में एक है, तो उस साइड यानी राइट साइड एरो के उस साइड में भी एक ही होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, और देखो प्लस CaOH2 प्लस CO2। ठीक है, वहाँ उसके बाद एरो दिया है, उसके बाद CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर दिया हुआ है। तो इसमें देखो मिलाओ कि सब सारे जो एलिमेंट है सब में एक जैसे है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे Ca लेफ्ट साइड में देखो एक है, यहाँ पे भी Ca एक है, फिर O2 यहाँ पे है, प्लस के बाद O2 यानी O4 है। यहाँ पे देखो राइट साइड में देखो एरो के साइड, यहाँ पे भी O3 है ना, उसके बाद प्लस के बाद H2O के साथ एक O है, तो यहाँ पे भी O4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी O4 हो गया। एंड यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है कितना है लेफ्ट साइड में, CaOH2 में 2 है। ठीक है, और एरो के उस साइड देखो H2O में भी 2 है, तो हाइड्रोजन भी सेम सेम क्वांटिटी में हो गया। एंड देन यहाँ पे देखो कार्बन, कार्बन कितना है यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, H2O के साथ 1 है, और ब्रैकेट में CO3 के साथ 3 है, 3 1 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, लेकिन कार्बन जो है यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कार्बन जो है 2 है, तो ये वाला जो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि कार्बन भी 3 3 होना चाहिए, लेकिन H2O2 2H2O, तो यहाँ पे देखो H2 है यानी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन राइट साइड में हाइड्रोजन 4 हो जा रहा है। फिर देखो तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन सी है 4 एल्युमिनियम प्लस 2O2। ठीक है, और उसके बाद Al2 हो गया, यहाँ पे O3, यहाँ पे भी अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में Al4 है एल्युमिनियम, और यहाँ पे एल्युमिनियम का 2 है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, रासायनिक ये संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। देन ऑप्शन डी है T2Cu ना, कॉपर 2 है, तो यहाँ पे राइट साइड में Cu कॉपर तो 1 है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, कार्बन 1 है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में जो है कार्बन यहाँ पे 2 है। ठीक है, लेकिन राइट साइड में क्या हो रहा है, कार्बन 3 आ रहा है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ पे देखो Pb मीन्स लेड एंड CuCl2 कॉपर क्लोराइड इक्वल्स PbCl2 यानी लेड क्लोराइड एंड Cu कॉपर। तो ये जो हुआ इसमें कौन सा अभिक्रिया हुआ? ठीक है, कौन सा अभिक्रिया हुआ, उस अभिक्रिया का क्या नाम है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है संयोजन, ऑप्शन बी दिया हुआ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी दिया है वियोजन, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है विस्थापन। तो देखो यहाँ पे Pb प्लस CuCl2 क्या बन गया, PbCl2 प्लस Cu। तो क्या हुआ, कॉपर के साथ जो क्लोराइड था वो किसके साथ आ गया, लेड के साथ। ठीक है, Pb के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया है, विस्थापन हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्लियर है? क्यों बोल रहे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि जो कॉपर के साथ था वो Pb के साथ आ गया, Cu के साथ जो था वो Pb के साथ आ गया, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन ए है हल्दी, ऑप्शन बी है लिटमस, ऑप्शन सी है चाइना रोज, या फिर ऑप्शन डी है प्याज। तो इसमें जो है गंधीय सूचक की तरह कौन व्यवहार करता है, प्याज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए है CaOCl2, ऑप्शन बी है CaOH2, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O।
तो हड्डियों के जोड़ने के लिए डॉक्टर जो है वो किस लवण का प्रयोग करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होता है CaS, सो 4.5 H2O, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। विरंजक चूर्ण का सूत्र है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग केमिकल नेम इसका क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? ऑप्शन सी, CaOCl2। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ना क्वेश्चन नंबर 23 इसमें देखो एक पिक्चर दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि इस चित्र में कौन सा विक्रिया, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये जो पिक्चर दिया है इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है संयोजन, ऑप्शन बी है वियोजन, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन, या फिर ऑप्शन डी है इसमें विस्थापन। तो देखो यहाँ पे वाटर है एक मग में एंड देन इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, तो इसका मतलब इसमें जो है H2O वाटर जो है वो टूट रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये हो गया आप लोग का वियोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी वियोजन, ठीक है। तो इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही थी, कौन सा रिएक्शन हो रहा है? वियोजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड, या फिर ऑप्शन बी है सिट्रिक अम्ल सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, है ना, या फिर ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक एसिड। तो टमाटर में जो है टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है। तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है पूछा गया है, ठीक है। तनुकरण का अपोजिट होता है सांद्रकरण। अगर तनुकरण में मान लो कि पावर जो है एसिड का पावर जो है घटता है, ठीक है, और सांद्रकरण में क्या होता है? एसिड का पावर बढ़ता है। मैं ये आपको सांद्रकरण भी बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है तनुकरण की जगह पे पूछ दे कि सांद्रकरण में क्या होता है, ठीक है। तो देखो तनुकरण में अभी भी जैसे मैंने बताया कि एसिड का पावर जो है वो घटता है, ठीक है, एसिड का पावर को घटाया जाता है तनुकरण प्रक्रिया में। तो देखो ऑप्शंस दिए। ऑप्शन ए है H+ के सांद्रता में वृद्धि, OH के सांद्रता में वृद्धि, या फिर ऑप्शन सी है H+OH- आयन के सांद्रता में कमी, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है H3O+ के सांद्रता में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से H+OH- के H+OH- आयन के सांद्रता में कमी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि तनुकरण में एसिड का पावर घटता है, ठीक है, याद रखिएगा। तनुकरण में क्या होता है? एसिड का पावर घटता है, और इसके अपोजिट होता है जो सांद्रकरण, उसमें क्या होता है? एसिड का पावर बढ़ता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है AgBr इक्वल्स Ag+Br, या फिर ऑप्शन बी है H2+ O2, या फिर ऑप्शन सी है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स CaO+CO2, या फिर ऑप्शन डी हट गया इसमें से। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका AgBr इक्वल्स Ag+Br, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 है अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? देखो 27 से आप लोग का बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि अमीबा जो है वो बायोलॉजी में आपका चैप्टर में दिया होगा। तो अमीबा जो है किस अंग से अपना भोजन खाता है? जैसे हम लोग मुंह से भोजन करते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि अमीबा किस से भोजन करता है, किस अंग से, कि बॉडी के किस पार्ट से वो अपना भोजन ग्रहण करता है, खाना खाता है। ऑप्शन ए है मुंह, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है कूटपाद, या फिर ऑप्शन डी है खाद्य रिक्तिका। तो देखो अमीबा जो है वो
कूट पाद से अपने भोजन को ग्रहण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया है श्लेष्मा, ऑप्शन सी है पेप्सिन, या फिर ऑप्शन डी है पित्त। तो पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? पित्त करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? ठीक है, किसमें कौन सा ऐसा जीव है जिसमें स्वपोषी पोषण होता है? ऑप्शन ए है अमरबेल, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है अमीबा, या फिर ऑप्शन डी है आम। ठीक है, तो किस में होता है स्वपोषी पोषण? स्वपोषी पोषण जो है आम में होता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? माने कि इंसान का जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो देयर आर 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। तो इसके करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कणिकाएं, या फिर ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो श्वसन वर्णक कौन होते हैं इसमें से? श्वसन वर्णक होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो श्वसन वर्णक जो है वो होते हैं क्लोरोफिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्या है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? ठीक है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए है वायु कुपिका, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है वृक्काणु, या फिर ऑप्शन डी है कोशिका गुच्छ। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है वृक्काणु। ठीक है, याद रखिएगा उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? वृक्काणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देख रहे हैं, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वृक्क के, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वृक्क यानी किडनी की एक्टिविटी अगर कम हो जाए तो ब्लड को बॉडी से बाहर निकालकर उसको छानने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है मूत्र का बनना, ऑप्शन बी है अपोहन, ऑप्शन सी है विसरण, या ऑप्शन डी है पुनर्अवशोषण। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें किडनी की एक्टिविटीज़ कम होने पर ब्लड को बॉडी से निकालकर छाना जाता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायलाइसिस। ठीक है, डायलाइसिस, और इसको हिंदी में कहते हैं अपोहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी अपोहन, डायलाइसिस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 है, सॉरी 33 किया ना अभी हमने, 34 देखो, जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना क्या है? ऑप्शन ए है युग्मक का बनना, ऑप्शन बी है युग्मनज का बनना, ऑप्शन सी है डीएनए की प्रतिकृति बनना, या ऑप्शन डी है भ्रूण का बनना। तो जनन की मूल घटना जो होती है ये होती है डीएनए की प्रतिकृति का बनना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है बहुखंडन, ऑप्शन बी है मुकुलन, ऑप्शन सी है विखंडन, या फिर ऑप्शन डी है पुनरुद्भवन। तो देखो ये जो पिक्चर है ये आप लोग को बुक में होगा। ठीक है, देखिएगा एक बार ज़रूर, बायोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें होगा। ये जो पिक्चर है ये कौन से जनन को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है बहुखंडन को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए बहुखंडन। अब देखो 36 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्म तथा मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है निषेचन, ऑप्शन बी है परागण, ऑप्शन सी है अंकुरण, या ऑप्शन डी है संलयन।
तो नर युग्म तथा मादा युग्म के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। 37 में पूछा है लड़कों के यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? यानी लड़का का जो यौवन अवस्था होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको मतलब कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? उसको कंट्रोल करने वाले हार्मोन का क्या नाम है? ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, या फिर ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन, या फिर ऑप्शन डी है थायरॉक्सिन। तो देखो लड़कों में जो यौवन अवस्था के लक्षण होते हैं उसको नियंत्रण करने वाला हार्मोन को हम लोग टेस्टोस्टेरोन नाम से जानते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखो। सौर स्थिरांक का मान क्या है? सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? ऑप्शन ए है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1.4 किलोवाट पर किलोमीटर स्क्वायर, या फिर ऑप्शन सी है 14 किलोवाट पर किलोमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी है 14 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। देन इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 इज जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी है मीथेन। ठीक है, तो जैव गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, लास्ट वन इज 40 नंबर क्वेश्चन है। महासागरीय ताप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? इसके ऑप्शंस दिए। ऑप्शन ए 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी बी है 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन डी है 50 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के जो मॉडल पेपर के सेट 2, सेट 3, सेट 4 एंड सेट 5 होंगे, अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको मिल जाएंगे। इसलिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।